हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं 2 चैप्टर हेड ऑपरेटर के रह गए हैं, पहले उनको फिनिश कराऊंगा। जिसमें पहला चैप्टर है ग्रह और उपग्रह। इसमें आज हम पढ़ेंगे केपलर के नियम क्या होते हैं, इस बारे में पढ़ेंगे और फिर इसके संबंधित उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि हमारा सौर परिवार क्या होता है, सौर मंडल क्या होता है, सोलर सिस्टम क्या होता है। तो सोलर सिस्टम पहले बात करते हैं कैसे सोलर सिस्टम बना हमारा। देखो भाई, पहले बात करते हैं तारे क्या होते हैं, स्टार जिन्हें कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, बे आकाशीय पिंड, ये सब आकाश में रहते हैं। बे आकाशीय पिंड जो खुद ऊर्जा का स्रोत होते हैं वो हमारे तारे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बे आकाशीय पिंड जो खुद ऊर्जा का स्रोत होते हैं तारे कहलाते हैं। सूर्य यानी सूरज भी हमारा एक प्रकार का क्या है, तारा है, जो इसके पास क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। देख रहे हैं आज कितनी गर्मी पड़ रही, कितनी ऊर्जा दे रही है हमें कि इंसान को बर्दाश्त भी नहीं हो रही है। सूर्य हमारा क्या है, एक तारा है। ठीक, ये भी क्या है, एक तारा है। तो तारे की डेफिनेशन क्या हो गई, बे आकाशीय पिंड जो खुद ऊर्जा का स्रोत होते हैं तारे कहलाते हैं। सूर्य हमारे पास क्या है, एक तारा है, जिसे सूरज कहा जाता है। ये हमारे पास क्या है, तारा है। ठीक, ये तारा जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, स्थित होते हैं भाई। सन, फिर सन के बाद बात करते हैं किसकी, ग्रह की, प्लैनेट्स की। ठीक भाई, ग्रह की बात करते हैं तो ग्रह क्या होते हैं, ठीक, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं बे आकाशीय पिंड जो सूरज के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं क्या कहलाते हैं, हमारे पास ग्रह कहलाते हैं। बे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। जिस पर हम रहते हैं पृथ्वी, ये भी क्या है, एक ग्रह है। कैसे, मान लो बेटा किस तरीके से चक्कर लगाते हैं। ये हमारे पास क्या है, सन है, ये हमारा सन है। सन की ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये कौन सी, तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा, ये पांचवी कक्षा, और इसी तरीके से क्या है, छठी कक्षा, और ये क्या है, सातवीं कक्षा, और ये क्या है, आठवीं कक्षा। देखो, सूरज के बिल्कुल नज़दीक जो ग्रह है वो ग्रह हमारा है बुध ग्रह, जिसे हम कहते हैं क्या, मरकरी। कौन सा है, बुध ग्रह, जिसे मरकरी कहते हैं। क्या कहते हैं, मरकरी। उसके बाद सूरज से जो दूसरे नंबर पर ग्रह है वो हमारा ग्रह है शुक्र ग्रह। कौन सा, जिसे हम वीनस कहते हैं। क्या कहते हैं, वीनस। तीसरा ग्रह जो है वो हमारी धरती माता यानी पृथ्वी है, जिस पर हम रहते हैं, जिसे हम अर्थ कहते हैं। सूरज से तीसरे नंबर पर जो ग्रह है वो कौन सा है, पृथ्वी है। सूरज से चौथे नंबर पर जो ग्रह है वो है मंगल ग्रह। कौन सा, मंगल, जिसे हम कहते हैं मार्स। ठीक, उसके बाद सूरज से जो पांचवें नंबर पर ग्रह है वो हमारे पास है बृहस्पति। बृहस्पति कौन सा, जिसे हम कहते हैं जुपिटर। क्या कहते हैं, जुपिटर। सूरज से जो छठे नंबर पर हमारे पास ग्रह है वो ग्रह हमारे पास है शनि। कौन सा, शनि। ठीक, सैचुरन कहते हैं इसे एस। ठीक, उसके बाद जो हमारे पास 8वें नंबर पर ग्रह है
वो हमारे पास है कौन से नंबर पर आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पे ये हमारे पास है अरुण, ठीक, नेपच्यून जिसे कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सेचुरन कहते हैं उसे, नेपच्यून। उसके बाद आता है वरुण ग्रह, क्या होता है, वरुण ग्रह। उसके बाद जो नमा ग्रह हमारे पास है वो है प्लूटो। इस ग्रह को क्या करा है, हटा दिया गया है सौर मंडल से, इस ग्रह को क्या करा, हटा दिया गया है। तो देखो भाई, पहले सन हमारे पास कैसा है, तारा है। सन के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में, उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। जैसे बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और प्लूटो, ये हमारे पास क्या है, ग्रह आ गए। अच्छा, कभी कभी पूछ लेता है कि सूरज से दूसरे नंबर पर कौन सा है, तो आप ये क्रम चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक। यानी हमने आपको बताया कि जो आकाशीय पिंड जिनके पास खुद ऊर्जा का स्रोत होता है तारे कहलाते हैं। सूरज हमारे पास क्या है, तारा, और सूरज के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में, वही हमारे ग्रह कहलाते हैं। जैसे ग्रह जो है बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह पर हम रहते हैं, पृथ्वी ग्रह पर हम रहते हैं। उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक। अब बात करते हैं किसकी, उपग्रहों की, किसकी, उपग्रहों की। सैटेलाइट जो होते हैं, उपग्रहों की बात करते हैं, किसकी, उपग्रहों की, उपग्रह, सैटेलाइट। देखो भाई, जैसे हमने आपके बाद अभी इससे पहले बताया ग्रह के बारे में। ग्रह क्या होते हैं, जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ग्रह कहलाते हैं, प्लैनेट कहलाते हैं। अब बात करते हैं उपग्रह की, सैटेलाइट की बात करते हैं। तो सैटेलाइट वो होते हैं कि जो ग्रहों के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में क्या होते हैं, चक्कर लगाते हैं। जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो ग्रह कहलाते हैं, और जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं क्या कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। अब ये उपग्रह जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास कैसे, प्राकृतिक, और एक जो होते हैं हमारे पास कैसे होते हैं, कृत्रिम। एक होते हैं नेचुरल और एक होते हैं आर्टिफिशियल। प्राकृतिक कौन से होते हैं, प्राकृतिक उपग्रह वे होते हैं जो हमें कुदरत ने दिए हैं, जो गॉड ने हमें दिए हैं, जो कुदरत ने दिए हैं, वही हमारे ग्रह क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक ग्रह कहलाते हैं, जो इंसान ने नहीं बनाए हैं। जैसे पृथ्वी का जो उपग्रह है, हमारी अर्थ का जो उपग्रह है वो क्या है, चंदा मामा, क्या है, चंद्रमा। ये चंद्रमा जो है ये इंसान ने नहीं बनाया है, ये गॉड गिफ्टेड है, यानी कुदरत ने हमें बना कर दिया है। इसलिए चंद्रमा हमारे पास कौन सा ग्रह है, क्या है, प्राकृतिक उपग्रह। क्यों उपग्रह, इसलिए है क्योंकि ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और पृथ्वी हमारी क्या है, ग्रह। तो जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं, ठीक। जैसे मंगल ग्रह के जो दो प्राकृतिक उपग्रह हैं वो फेमोस और डेमोस हैं, फोमोस और डेमोस हैं। ऐसे ही कृत्रिम उपग्रह की बात आती है तो कृत्रिम उपग्रह वे कहलाते हैं जो उपग्रह इंसान के द्वारा निर्मित किए जाते हैं या इंसान के द्वारा बनाए जाते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे पास, कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं, ठीक। जैसे मौसम विभाग की जानकारी के लिए वैज्ञानिकों ने एक उपग्रह क्या करा, लॉन्च किया, ठीक। अब वो लॉन्च करने के बाद क्या होता है, पृथ्वी की कक्षा में जाके क्या होता है, मोशन करने लगता है। तो ये हमारे पास इंसान के द्वारा बनाया हुआ है, इसलिए जो हमारे पास उपग्रह जो कहलाता है वो कौन सा कहलाता है, कृत्रिम उपग्रह कहलाता है। आपने सुना होगा चंद्रयान 3, चंद्रयान ये क्या है, इंसान द्वारा बनाया गया एक उपग्रह ही है जो जाकर पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने लगेगा और हमें सौर मंडल की क्या देने लगेगा, जानकारी देने लगेगा। तो प्राकृतिक उपग्रह वो कहलाते हैं जो कुदरत ने हमें दिए हैं, कृत्रिम उपग्रह वो कहलाते हैं जो इंसान द्वारा किसी स्पेस में किसी रॉकेट के माध्यम से छोड़े जाते हैं। यानी रॉकेट पर उस उपग्रह को रखा और रखने के बाद क्या होता है, स्पेस में भेज दिया जाता है। रॉकेट में कई चैम्बर होते हैं। रॉकेट क्या करता है भाई, जब उसके अंदर जैसे जैसे उसकी अग्नि खत्म हो जाती है, उसका ईंधन खत्म होता जाता
जाता है तो फर्स्ट चैम्बर उससे अलग हो जाता है, दूसरा चैम्बर अलग हो जाता है। ऐसे ही जब हमारे पास सौर मंडल में पहुँचते पहुँचते उसके पूरा रॉकेट हमारा ख़त्म हो जाता है, और जब ये हमारे पास स्पेस में पहुँच जाता है, जिस किसी चीज़ को स्पेस में पहुँच जाते देते हैं तब वो वापस आती नहीं है। ये हमारा उपग्रह क्या होता है, वहीं पर क्या करने लगता है, मोशन करने लगता है। जैसे मौसम विभाग की जानकारी के लिए भेजा है तो मौसम की सारी जानकारियाँ हमें दे रहा है, तो वो सारे के सारे कौन से होते हैं, कृत्रिम उपग्रह होते हैं। तो आपको अगर पूछा जाए कि सौर परिवार किसे कहते हैं, सौर परिवार, ठीक, तो सौर परिवार में देखो सोलर सिस्टम क्या होते हैं। सोलर सिस्टम में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, एक तो तारे बताए, तारे में हमारा क्या आ गया, सन आ गया। उसके बाद ग्रह बताए, उसके बाद क्या बताए, उपग्रह। इनसे मिलने के बाद जो हमारा परिवार बनता है वही हमारा कहलाता है सौर परिवार। सिंगल व्यक्ति से कभी परिवार नहीं बनता है, सिंगल व्यक्ति से परिवार नहीं बनता है। उसके लिए क्या होता है कि हमें और लोगों की भी ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरी नहीं कि एक सिंगल व्यक्ति से परिवार नहीं बनता। परिवार जब बनता है तो उसमें एक मैन भी होना चाहिए, एक वूमेन भी होना चाहिए, उसके बाद कहीं जाके परिवार बनता है, ठीक। बच्चे भी होना चाहिए, भाई भी होना चाहिए, बहन भी होना चाहिए, तब जाके कहीं हमारा परिवार बनता है, ठीक। तो अगर सौर परिवार की बात करी जाए तो उसके अंदर कौन आते हैं, तारे आते हैं, ग्रह आते हैं और उपग्रह आते हैं। इन तीनों से मिलकर क्या बनते हैं, हमारे पास सौर परिवार बनता है। तो मैंने आपको ग्रह के बारे में बता दिया, उपग्रह के बारे में बता दिया, सौर परिवार के बारे में बता दिया। अब ये जो हमने बताया कि जितने भी ग्रह हैं ये सूरज के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इन चक्करों के बारे में एक वैज्ञानिक आए, कैपलर। तो कैपलर ने इस के लिए, इनकी ग्रहों की गति के लिए 3 नियम दिए। उन 3 नियमों के बारे में अब हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कौन कौन से 3 नियम दिए वो देखते हैं बेटा। पहले तो एक शब्द समझे, एक होता है स्थिर, एक होता है स्थित। इन दोनों शब्दों में फर्क है। ये होता है फिक्स और ये होता है फ्लेक्सिबल, मतलब कि हिल जुल सके, ठीक है। स्थिर और स्थित में फ़र्क क्या है, दोनों में बड़ा मेन फ़र्क है। स्थित का मतलब होता है जो समय के अनुसार अपनी पोजीशन को चेंज ना करे। जैसे ये बोर्ड, जो हमारा वाइट बोर्ड लगा है, ये इस क्लास में अभी क्या है, स्थित है। स्थित का मतलब ये हुआ कि जब मैंने क्लास शुरू करी थी तब भी ये यहीं था, यानी जो अपनी समय के अनुसार अपनी स्थिति को क्या करे, चेंज ना करे। स्थिर का मतलब जो होता है कि जो हिल डुल सके। जैसे गिलास में भरा पानी, वो हमारा कहलाता है स्थिर। क्या कहलाता है, स्थिर कहलाता है। किसी तालाब में रुका हुआ पानी क्या कहलाता है, स्थिर कहलाता है। स्थिर का मतलब जो होता है फिक्स, बिल्कुल क्या हो, फिक्स। क्योंकि स्थिर का मतलब जो होता है जो अपनी मेन पोजीशन से हट भी सके, झुक भी सके, इधर भी हो सके उधर भी, वो कहलाता है स्थिर। तो सबसे अच्छा एग्जांपल यही है कि गिलास में भरा हुआ पानी गिलास में स्थिर होता है, ठहरा हुआ जिसे कहते हैं। ठहरे हुए पानी में कंकर न मारो, ठीक। इधर देखो बात करते हैं स्थिर और स्थिर में, समझिए। अब बात करते हैं कैपलर के नियमों की। तो कैपलर का नियम क्या कहता है, कैपलर ने ग्रहों संबंधी 3 नियम दिए, मगर उससे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, वो समझें। देखो भाई, हमने आपको बताया कि जितने भी ग्रह हैं वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं, मोशन करते हैं। दीर्घ वृत्ताकार, वृत्ताकार नहीं, दीर्घ वृत्ताकार का मतलब होता है जिस टाइप का अंडा होता है हमारा, ठीक। दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं, मोशन करते होते हैं। अच्छा, ये हमारी क्या हुई, एक फोकस इसका ये मान लेते हैं, एक फोकस इसका क्या मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, ठीक है भाई। दीर्घ वृत्ताकार, ये फोकस एक मान लिया, एक, और एक फोकस ये। अच्छा, इन दोनों फोकसों में से किसी, अच्छा उसके बाद ये जो लाइन हमारी कहलाती है, ये वाली लाइन, ये हमारी कहलाती है दीर्घ अक्ष। दीर्घ अक्ष, या इसको कहते हैं मेजर
एक्सिस। ये जो लाइन हमारी कहलाती है ये कहलाती है बेटा लघु अक्ष। क्या कहलाती है? लघु अक्ष, जिसको कहते हैं बेटा माइनर एक्सिस। जो बड़ी है उसे मेजर एक्सिस कहते हैं, जो छोटी है उसे माइनर एक्सिस या लघु अक्ष या दीर्घ अक्ष कहते हैं। हमारा जो सन होता है, सन यानी सूरज, उसके इस दीर्घ अक्ष के दीर्घ वृत्ताकार के दो फोकस होते हैं। हम मान लेते हैं कि हमारा सन दोनों फोकसों में से किसी एक फोकस पर स्थित होता है, चाहे यहाँ फोकस पर स्थित कर लो यानी हमारा सन जो है वो कहाँ है? वो यहाँ पर है, ये सन है। ठीक है भाई, ग्रह जो हैं वो इसी में तो चक्कर लगाएंगे। ठीक, तो मान लेते हैं हमने ग्रह कौन सा ले लिया? अपनी पृथ्वी माता ले ली। क्या ले ली? अर्थ। ठीक, तो अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग केपलर ने ग्रहों के संबंधित 3 नियम दिए। प्रथम नियम क्या था? सुने बेटा, केपलर का प्रथम नियम। भाई ये क्या कर रहे हैं? इस वृत्ताकार, भाई मैंने आपको बताया सन क्या है? एक तारा है जिससे वो स्थित होता है। अब अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, वो सूरज के चारों ओर क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। क्या लगा रही है? चक्कर। अच्छा, पृथ्वी भी 2 प्रकार का रोटेशन करती है। एक अपनी अक्ष पर मोशन करती है जिसके कारण दिन और रात होती है। एक सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है जिसके कारण क्या होता है? एक वर्ष होता है। क्या होता है? यानी जो अक्ष पर मोशन करती है उसका क्या होता है? एक 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। अगर जो सूरज के चारों ओर उसकी दीर्घ वृत्ताकार में कक्षा में जो चक्कर लगाती है तो वो अपना पूरा परिक्रमा कितने टाइम में करती है? 365 या 366 दिन में करती है। ठीक, ये आपको पता होगा। ठीक, अब बात करते हैं। ठीक, इसी तरीके से बिल्कुल जिस तरीके से अर्थ हमारी मोशन करती है किसके अंदर? सौर मंडल के अंदर, ऐसे इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन भी किसी परमाणु के अंदर मोशन करता है। इलेक्ट्रॉन भी 2 प्रकार का मोशन करता है। देखो, नाभिक के बाहर क्या होती हैं? कक्षाएं। इन कक्षाओं में क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन मोशन 2 प्रकार करते हैं। एक तो अपनी एक्सिस पे घूमते रहते हैं, एक्सिस पे घूमते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, एक्सिस पे घूमते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, एक्सिस पे घूमते रहते हैं, आगे पे बढ़ते हैं। एक्सिस का मतलब ये होता है कि मैं इस तरीके से अगर घूमूँ और आगे बढ़ता चला जाऊँगा, नहीं बढ़ता चला जाऊँगा। तो पहले एक तो रोटेशनल मोशन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? उसके चारों ओर भी घूमते रहते हैं। जिसी प्रकार से हमारी कैसी पृथ्वी भी मोशन करती है। देखो भैया, तो हमने क्या बताया? पहला नियम केपलर का प्रथम नियम। तो केपलर ने क्या बताया था कि केपलर का प्रथम नियम ये कहता है कि ग्रह जो हैं, ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उसने पहला नियम ये बताया कि जितने भी ग्रह हैं यानी प्लैनेट्स जो हैं वो सूरज के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। पहला नियम क्या बताया? सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। पहला नियम क्या बताया? कि सभी ग्रह सूरज के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। पहला नियम हो गया। केपलर का दूसरा नियम, ये समझ लो, इस केपलर के नियमों से 1 या 2 क्वेश्चन तो आपके बनना ही बनना है। ठीक, इधर देखो, केपलर का द्वितीय नियम। केपलर ने दूसरा नियम ये बताया था कि सूरज को, किसी ग्रह को सूरज से मिलाने वाली रेखा, ये किसी ग्रह को, भाई हमने ग्रह यहाँ अर्थ ले लिया, तो अगर किसी ग्रह को सूरज से मिलाने वाली रेखा, ठीक, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। इन्होंने ये क्या बताया कि अगर ये अर्थ यहाँ पे कुछ समय बाद कहाँ पहुँच गई? यहाँ पर, तो ये जो क्षेत्रफल होगा
उसके बाद ये अर्थ कहाँ पहुँच गई, यहाँ पर। ठीक, तो ये जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, बराबर होगा। तो दूसरा नियम इन्होंने क्या बताया था कि कोई भी ग्रह सूरज के चारों ओर जब चक्कर लगाता होता है तो उस ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा की का क्षेत्रफल या क्षेत्रीय चाल भी कह सकते हैं, क्या रहती है, नियत रहती है। क्या रहती है, यानी उस समान समय में क्या होता है, समान क्षेत्रफल को तय करता है। कोई भी ग्रह सूरज के चारों ओर जब चक्कर लगाता है तो समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। क्यों करता है, क्योंकि कोणीय संवेग समान होता है। क्या होता है, कोणीय संवेग समान होता है, जिसके कारण उसकी क्षेत्रीय चाल, कौन सी चाल, क्षेत्रीय चाल नियत हो जाएगी। जब चाल नियत हो जाएगी तो क्षेत्रफल भी क्या होगा, नियत होगा। तो क्षेत्रफल भी क्या होगा, नियत होगा। बात फिर से समझो कि जब कोई ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है तब उसका कोणीय संवेग सेम रहता है। कोणीय संवेग सेम होने से क्या होता है, समान रहता है, उसका क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। जब क्षेत्रीय चाल नियत रहेगी तब उसका क्या होगा बेटा, क्षेत्रफल भी नियत रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि किसी ग्रह को सूरज से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। किसी ग्रह को सूरज से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, या कह सकते हैं उसकी क्षेत्रीय चाल क्या रहती है, नियत रहती है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं केपलर के तृतीय नियम की। तो तृतीय नियम मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, चलो इधर लिख देता हूँ। केपलर का तीसरा नियम, केपलर का तृतीय नियम। केपलर का तृतीय नियम क्या होता है, देखो भाई, ये इसके क्या है, माइनर एक्सिस, और ये इसके क्या है, मेजर एक्सिस। अगर मैं मेजर एक्सिस को क्या ले लेता हूँ, ए ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ए और यहाँ से यहाँ तक ए, तो ये हमारे पास आधी हुई ना, तो ये कहेगी सेमी मेजर एक्सिस। क्या कहलाएगी, सेमी मेजर एक्सिस ए कहलाएगी, इधर सेमी मेजर एक्सिस। अगर यहाँ बी ले लूँगा तो सेमी माइनर एक्सिस कहलाएगी। ठीक, वी। अच्छा, हम बात करते हैं सेमी में, भाई पूरी हमारे पास 2a होती है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, ए, और यहाँ से यहाँ तक ए, तो इसको हम क्या कहते हैं, आधे को कहते हैं अर्ध या सेमी। तो इसको क्या कहेंगे बेटा, अर्ध दीर्घ अक्ष किसे कहते हैं, ए को, या सेमी मेजर एक्सिस। ठीक, तो केपलर ने तीसरा नियम दिया था भाई, केपलर ने यह बताया था किसी भी ग्रह का आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या होता है, पहले तो ये इसको समझे। आवर्तकाल इसे कहते हैं टाइम पीरियड। आवर्तकाल क्या होता है, तो किसी भी ग्रह द्वारा एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है वो उसका क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। जैसे हमारी पृथ्वी माता का जो आवर्तकाल है वो कितना है, 365 दिन या 366 दिन। जैसे क्या होता है कि पृथ्वी जो है सूरज का एक चक्कर 365 या 366 दिन में पूरा कर लेती, तो उसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा, 365 या 366 दिन। तो ये उसका क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। आप दूसरे शब्दों में ये सुने, किसी भी वस्तु द्वारा एक चक्कर पूरा करने में जो समय स्पेंड होता है, जो समय खर्च होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। अब जाहिर सी बात है भाई, जिसकी दूरी सन से ज़्यादा दूर होगी तो उसका आवर्तकाल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। भाई फिर बुध ग्रह सूरज के सबसे करीब है तो उसका आवर्तकाल कम होगा। उसके बाद शुक्र ग्रह का
उससे ज़्यादा होगा, पृथ्वी का उससे ज़्यादा होगा, ऐसे यहाँ बढ़ते चले जाएंगे तो सबसे लास्ट वाला जो ग्रह है उसका आवर्तकाल क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, यानी वो काफ़ी सालों में एक चक्कर सन का लगा पाता है। तो ये देखो बेटा, केपलर का तृतीय नियम ये कहता है कि किसी ग्रह का आवर्तकाल ठीक दीर्घ वृत्ताकार अक्षों की दीर्घ वृत्ताकार अक्ष की अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के समानुपाती होता है। उन्होंने ये बात कही कि माना किसी ग्रह का जो आवर्तकाल है वो क्या है, टी है, ये जो होता है उसकी मेजर एक्सिस की अर्ध दीर्घ अक्ष, यानी अर्ध का मतलब आदि, यानी ए मान लो हमने क्या ले ली, ए की तृतीय घात के क्या होता है, समानुपाती। ठीक, क्या बताया कि किसी भी ग्रह का आवर्तकाल उसकी दीर्घ अक्ष के अर्ध अक्ष की तृतीय घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसी को क्या कहते हैं, केपलर का तीसरा नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, केपलर का तीसरा नियम कहते हैं कि किसी भी ग्रह का आवर्तकाल जो होता है उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा की अर्ध अक्ष के तृतीय घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये तो भाई हमने क्या, अगर मान लो यहाँ पर दो ग्रह घूमने लगे, एक ग्रह और मान लें हम, ठीक, तो पहले ग्रह के लिए क्या हो जाएगा, मैं यहाँ रिलेशन निकाल के दिखाता हूँ आपको। पहले ग्रह के लिए आवर्तकाल T1 समानुपाती A1 और A3। भाई एक ग्रह हमने अगली अक्ष में मानेंगे, उसकी अगली वाली में, तो क्या होगा, A1। अच्छा, इस पर समानुपाती का निशान हटेगा तो एक कांस्टेंट K ले लेते हैं, A1 क्यूब। दूसरे ग्रह के लिए बात करते हैं, दूसरे ग्रह के लिए आवर्तकाल T2 मान लेते हैं, तो T2 समानुपाती क्या हो जाएगा, A2 की घात 3। समानुपाती का निशान हटेगा तो A2 बराबर T2 बराबर में K A की घात 3। देखो समीकरण नंबर इसको 1 मान लेते हैं, इस वाली को T1 K A की घात 3, T2 K A की घात 3। 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट में लेफ्ट को भाग करेंगे, राइट में राइट को, तो T1 बटे में क्या, तो समीकरण नंबर 1 हमारी क्या निकल के आई, T1 = K A1 की घात 3। समीकरण नंबर 2 जो हमारी निकल के आई, K A2 की घात 3। समीकरण 1 को 2 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो लेफ्ट में लेफ्ट को भाग करते हैं, राइट में राइट को, यानी T1 अपॉन में T2 बराबर K से के कट जाएगा तो क्या होगा, A1 अपॉन में A2, दोनों पे पावर 3 3 लगी तो पावर क्या लगाएंगे, 3। ये हमारा एक फार्मूला निकल के आया है, इसका आप यूज़ करके क्या न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। T1 अपॉन में T2, A1 अपॉन A2 की पावर 3। T1 क्या है, पहले ग्रह का आवर्तकाल, T2 क्या है, दूसरे ग्रह का आवर्तकाल, और A1 क्या है, पहले ग्रह की मेजर एक्सिस की अर्ध माप, और A2 क्या है, दूसरे ग्रह की मेजर एक्सिस की अर्ध माप। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे सूरज से किसी ग्रह की दूरी बढ़ती चली जाती है उसका आवर्तकाल भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उसकी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा भी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो आज मैंने आपको ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, उपग्रह से संबंधित केपलर के नियमों के बारे में बता दिया है। यही आपके सिलेबस में आएगा, यही आपसे पूछा जाएगा। इससे पहले मैं गुरुत्वाकर्षण में बाकी आप ग्रहों के बारे में और भी कुछ पढ़ा चुका हूँ गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में, इससे पिछले चैप्टर में कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है, वो भी पढ़ लें। इस केपलर के नियमों को तीनों को पढ़ लें। उसके बाद अब हम कल बात करेंगे क्या, उपग्रह सैटेलाइट के बारे में। ठीक, तो आज के टॉपिक को हम यहीं छोड़ते हैं, कल इंशाल्लाह और मिलेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।